स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। सबसे पहले जान लीजिए 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। देखिए, बड़ी खबरों में वो खबर जो बता रही है कि राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो खबर जो भगवान के खिलाफ शपथ से जुड़ी है। ऐसा क्यों हुआ, सवाल उठाएंगे। तीसरी बड़ी खबर टोल प्लाजा पर टकराव की, हादसों की खबरें, कैबिनेट बैठक पर भी नजर और आरसीए में नए सिरे से चुनाव की खबर। साथ ही यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किस बात का बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन शुरुआत करेंगे उस खबर से जो कह रही है कि राजधानी में बेटियां सुरक्षित नहीं है। जयपुर में दिन दहाड़े अपहरण हो गया, हड़कंप मचा है। अपहरण किसका हुआ? पूर्व मंत्री की बेटी का। कहां से हुआ? भरे बाजार से उठा लिया गया। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभिलाषा का कोई सुराग नहीं मिला है। किडनैपिंग से पहले बेटी ने पिता को फोन किया था और कहा था कि कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। उसके बाद से अभिलाषा कहां है, कोई जानकारी नहीं। एयरपोर्ट के रास्ते पर स्कूटी लावारिस मिली, लेकिन यह भी पुलिस को नहीं मिली, यह भी परिवार वालों को मिली। यानी पुलिस के हाथ जो खाली थे वो खाली के खाली ही हैं। यह जरूर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अभिलाषा की लास्ट मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया। राजधानी जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर ग्रहण। पूर्व मंत्री की बेटी भी राजधानी में नहीं है सुरक्षित। माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि और माननीय गृह मंत्री जी से भी करूंगा कि मेरी बेटी को तत्काल आप इसे बरामद करें और ऐसी कोई सेंट्रल मशीनरी भी लगाएं जिससे मेरी बेटी जल्दी से जल्दी बरामद हो। एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में मिली स्कूटी। पुलिस की स्पेशल टीम कर रही है अभिलाषा की तलाश। पूर्व मंत्री की बेटी के अपहरण की खबर से राजधानी जयपुर के लोग हैरान और परेशान हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्य मंत्री गोपाल किशावत की 21 साल की बेटी अभिलाषा किशावत का सोमवार की शाम अपहरण हुआ, उससे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गोपाल किशावत की बेटी अभिलाषा सोमवार की शाम सब्जी लेने गई थी। NRI सर्किल से सब्जी लेने के बाद अभिलाषा ने शाम 6:03 पर पिता को फोन किया था। फोन पर अभिलाषा ने कहा था, कुछ लड़के उनके पीछे पड़े हैं, आप जल्दी यहां आ जाओ। 6:03 पर मेरे पास में फोन ये आया कि पापा मेरे पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी है, इसमें 2-3 लड़के हैं और आप जल्दी गाड़ी लेके फटाफट मेरे यहाँ पे आइएगा सब्जी मंडी। तो मैं सब्जी मंडी की तरफ वहाँ गया, तो जब मैंने देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। 6:03 के बाद में बेटी का फोन बंद आ रहा है। उसके बाद मैंने 6:05 पर संबंधित पुलिस थाने के जो इंचार्ज है उनको पूरे घटनाक्रम बताया। NRI सर्किल और उसके आसपास अभिलाषा और उसकी स्कूटी नहीं मिलने के बाद सोमवार की देर शाम ही गोपाल किशावत ने प्रतापनगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। यार हमने उसकी एप्लीकेशन दी और उसके 3 रोज पहले भी मैंने जो कुछ गाड़ी पर जो हमला हुआ था उसके भी एप्लीकेशन को दे दी थी। तो उन्होंने सारी चीज करके फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को हम देखते हैं। पूर्व मंत्री की बेटी के सरेआम इस तरह अपहरण से पुलिस वालों के भी होश उड़ गए और उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल स्पेशल टीम का गठन कर दिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी। वो यहाँ पर एक डेलीगेशन को ले जाया गया, काफ़ी लोग थे, इनमें 5 लोगों को यहाँ पर मुलाकात के लिए जो है वो भेजा गया है। ये परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना आप किस तरह का आश्वासन आपको मिला है, क्या कहना आप लोगों का बोलिए। आश्वासन सही लग रहा है, लेकिन बच्ची जब तक नहीं आएगी जब तक शांति नहीं मिलेगी लोगों को। पुलिस वालों ने सोमवार की रात ही अभिलाषा की तलाश शुरू कर दी। सोमवार की रात तो पुलिस वालों को अभिलाषा का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मंगलवार को उन्हें एयरपोर्ट रोड से अभिलाषा की स्कूटी लावारिस हालत में मिली है। 15 घंटे का लगभग समय हो गया और अभी तक हमने स्कूटी भी हमारे स्तर पर ढूंढी उसको, जो उनकी स्कूटी मिली हमको। कहाँ पे मिली स्कूटी? वो हमको मिली जगतपुरा रोड पे मिली हमको। अच्छा। और वो भी थोड़ी दुर्घटनाग्रस्त हालत में स्कूटी है। आगे स्कूटी को मतलब एक्सीडेंट करके गिराया गया उसको।
उस गाड़ी को हमने थाने में सुपुर्द कर दिया, थाने वाले लेकर गए आकर। NRI सर्किल से लेकर एयरपोर्ट रोड तक जहां अभिलाषा की स्कूटी मिली है, पुलिस वाले इस रास्ते पर लगे हर CCTV की फुटेज खंगाल रहे हैं। साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि अभिलाषा के गायब होने की कोई लिंक मिल सके। पुलिस अपना काम कर रही है और उधर अभिलाषा के गायब होने के बाद से उसके परिवार वाले सदमे और गुस्से में हैं। अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए गोपाल केशावत ने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उनको मेरे से CID CB से जांच हुई थी और मैंने बताया भी था, लेकिन उन पर कोई न तो पाबंद की कार्रवाई हुई न कार्रवाई की गई। मैंने सुरक्षा तक भी कही थी कि मैं अधिकांशतः जनता के मुद्दों के लिए लड़ता रहता हूं, आंदोलन चलते रहते हैं और राजस्थान में भ्रमण करता हूं। तो मेरे परिवार को भी सुरक्षा की मैंने लिखी थी, मैंने खुद के लिए भी लिखा था, लेकिन मुझे उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है और अभी 3-1 महीने पहले, 3-3.5 महीने पहले मेरी गाड़ी पर घर जो खड़ी थी, उस गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। उसकी भी मैंने अर्जी पुलिस को दी थी, फुटेज किए थे, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मैं बार बार कहता रहा और अभी 3 रोज पहले भी मैं एप्लीकेशन को दे के आया। गोपाल केशावत के ज्ञापन और उनके साथ साथ परिवार वालों के इस प्रदर्शन के बाद से अभिलाषा केशावत के अपहरण का मामला गरमाया हुआ है और अब पुलिस के सामने उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालने की चुनौती है। न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर में भगवान का अपमान हुआ है, ये खबर देखिए। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शादी सम्मेलन के नाम पर हिंदू विरोधी लग गए काम पर। सामुदायिक शादी सम्मेलन में ये कैसी शपथ। मेरा ये विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धर्म ही सही धर्म है। आयोजन तो सामूहिक शादी समारोह का था, लेकिन शादी से ठीक पहले 11 जोड़ों को धर्म परिवर्तन कराकर बौद्ध धर्म ग्रहण कराया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। भारत का संविधान इच्छानुसार धर्म चुनने की छूट देता है, मगर इसके बाद एक शख्स हाथ में माइक लेकर कुछ ऐसी शपथ कुछ इस अंदाज में नवविवाहित जोड़ों को दिलाता है जिसे ठीक ठाक होशो हवास वाला कोई भी व्यक्ति ठीक ठाक नहीं मान सकता। विवाहित जोड़ों को ऐसी 22 शपथ दिलाई गई, महज हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने की ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों के सीधे अपमान की घोषणा करने वाली भी। और सवाल उठे, धर्म परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन उसके नाम पर हिंदू धर्म का अपमान क्यों? आपत्तिजनक शपथ क्यों? यकीन नहीं होता तो पहले खुद सुन लीजिए किस तरह भरतपुर में भगवान का अपमान हुआ एक सामुदायिक शादी समारोह में। अपमान नंबर 1। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा मैं इसकी पूजा करूंगा। अपमान नंबर 2। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा पूजा नहीं करूंगा। अपमान नंबर 3। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा तथा नहीं उनकी पूजा करूंगा। अपमान नंबर 4। ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा समझता हूँ। अपमान नंबर 5। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा तथा नहीं कभी
ये उस धर्म का अपमान है जो सभी धर्मों को एक समान देखता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये उस सनातन संस्कृति का अपमान है जिसकी दुनिया दीवानी है। लेकिन भरतपुर में संत रविदास सेवा समिति की ओर से आयोजित सामूहिक शादी सम्मेलन में ऐसी शपथ दिलाई गई है जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति दर्ज कराकर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बड़ा ही सोचनीय विषय है। आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी हुई है ग्यारह जोड़ों में जो बौद्ध धर्म अपनाया गया है खुले में, वहाँ प्रशासन के अधिकारी भी थे कुमेर और डीप के, वो चले गए। उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया गया और खुले में ये कहा गया कि राम, विष्णु, महेश और शंकर को हम नहीं मानते। ये बड़ा सोचनीय विषय है देश की अखंडता को भंग करने का, और ये विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष के नाते मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और यहाँ से आगे हम विश्व हिंदू परिषद के जरिए इसका विरोध करेंगे। सभी प्रशासन को भी चेताते हैं, प्रशासन भी अपने तरीके से इसे ध्यान दे। वो हमारे देश की अखंडता को तोड़ रहे हैं, विदेशी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं प्रशासन से, सरकार से ये गुजारिश करूंगा, ये कहूंगा कि वो इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। अगर नहीं करेंगे तो पूरे जिले में, पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा और इस चीज का कोई भी घटना अगर घटती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। हालांकि आयोजकों के क्या तर्क हैं वो भी सुन लीजिए। क्यों तथाकथित लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस धर्म में भी मिलावट करना चाहते थे, उस मिलावट को न हो इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं एक कवच का रूप में दिया जिससे कोई भी धर्म का आचरण इस धर्म पर हावी न हो, इसमें मिलावट न हो, शुद्ध धर्म हमारे लोगों को जा सके। अब सवाल उठ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी भी धर्म को मानने की छूट, लेकिन दूसरे धर्म को न मानने की शपथ दिलाना कितना उचित। सवाल नंबर 2, विवाह जैसे प्रलोभन देकर इस तरह की हरकत करने वालों की मंशा आखिर क्या है। सवाल नंबर 3, क्या ऐसे लोगों के पीछे किसी बड़े समाज विरोधी तत्व या संस्था का हाथ है। सवाल नंबर 4, क्या ये समाज विरोधी तत्व राजनीतिक संरक्षण में ऐसे काम करते हैं। सवाल नंबर 5, शासन प्रशासन ऐसे लोगों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई से क्यों बचता नजर आता है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। खबर के सामने आते ही सियासी पारा भी हाई हुआ। धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हो गया, देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस बीच अपना बचाव किया। कांग्रेस बोली कि बीजेपी ओछी राजनीति न करे। भरतपुर में 11 जोड़ों ने 22 कसम खाई थी। सामूहिक विवाह में 11 जोड़ों ने बौद्ध धर्म अपनाया था और उस दौरान जो शपथ ली, उस शपथ के सामने आने के बाद से सियासी पारा गरमाया हुआ है। यह कि पिछले 4 वर्षों में इस तरीके की एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं इस सरकार के जरिए, और ये तब होता है कि जब सरकार का मुखिया कमजोर होता है। यथा राजा तथा प्रजा, शासन तभी ठीक चलता है, शासन का इकबाल भी तभी होता है कि जब मुखिया इस बातों को संज्ञान में लेता हो। इस तरीके की शपथ दिलाए कि हम हिंदू धर्म के अंदर देवताओं को मानने के लिए तैयार नहीं है, पूजा करने के लिए तैयार नहीं है, और वो एक ऐसा वर्ग शपथ दिला रहा है जो बुद्धिशाली भी है, कानून का दायरा भी जानता है और कानून की परिधि के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है ये भी जानता है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर वार किए, कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबको ख्याल रखना चाहिए। देखिए कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का सभी को ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी ओछी राजनीति न करे, इस तरह के मामले सेंसिटिव होते हैं और किसी को बाध्य कर धर्मांतरण करना गलत है। तो एक तरफ बीजेपी हमलावर है, दूसरी तरफ से कांग्रेस ने भी हमला बोला। इसके लिए अभिशाप बन जाती है, उनके बीच में सामूहिक विवाह करना समाज के अंदर मैं सोचता हूँ कि एक बेहतरीन ही मिसाल है। उसके बाद में कहीं पे इस प्रकार की कोई नज़रिया पेश नहीं आया, क्योंकि ना तो हिंदुवादी संगठन पुलिस के सामने आए, ना ही कोई दूसरी तरीके से गए। धर्मांतरण तब होता है जब किसी की फोर्सफुली उसे दूसरे धर्म को मानने के लिए बाध्य कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन
उसे अधिकार देता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कहीं पे धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है। अब आरसीए दोबारा चुनाव का नोटिस जारी कर चुनावी तारीख का ऐलान करेगा। आरसीए के मामले में हाईकोर्ट ने आज चुनाव पर रोक से जुड़ी याचिका का निस्तारण किया। इसके बाद अब आरसीए की ओर से एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। जल्द ही चुनावों का ऐलान होगा। 4 जिला संघों की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया था कि रामलुभाया को सरकार ने नए जिलों को बनाने की सरकारी कमेटी में शामिल कर रखा है। ऐसे में उन्हें यह लाभ का पद मिला हुआ है। जिला संघों को यह भी आपत्ति थी कि सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव में प्रत्याशी हैं, इसलिए चुनाव अधिकारी रामलुभाया के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके बाद अदालत ने चुनावों पर ठीक एक दिन पहले यानी 29 सितंबर को रोक लगा दी थी। वो इलेक्शन ऑफिसर भी जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हुए हैं, सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं जिन्होंने इलेक्शंस कराए हुए हैं। तो उस पर जब कोर्ट को अवगत कराया तो उस पर कहीं भी आपत्ति नजर नहीं आई और कोर्ट ने कहा इस स्लाइड के अंदर हम इस रिट याचिका का निस्तारण कर रहे हैं और आरसीए अब स्वतंत्र है चुनाव कराने के। एक ही मुद्दा था कोर्ट का कि भाई रामलुभाया जी जो हमने इलेक्शन ऑफिसर थे वो सर हमारे गवर्नमेंट के उसमें वो किसी पद पे थे, तो हमने ये कहा कि हम उसको मानते हैं और आगे जो भी जो निर्वाचन अधिकारी के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम नए चुनाव अधिकारी को बना रहे हैं। खबर कोटा से सिमलिया थाना इलाके में बने टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। फास्टैग से रुपए कट गए, फिर भी कर्मचारियों ने नगद राशि मांगी। ऐसे में युवक ने राशि देने से मना किया तो कर्मचारियों ने मारपीट की। एक महिला को भी चोट आई है। पीड़ित ने कर्मचारियों की शिकायत थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। और बात करते हैं हादसों के अमंगलवार की। प्रदेश में आज शहर शहर रफ्तार का कहर दिखा। आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं। पाली, नागौर, दौसा, राजसमंद और उदयपुर में दर्दनाक हादसे सामने आए। इनमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई घायल भी हुए हैं। देखिए ये तो 5 वो हादसे जो आज हेडलाइंस में शुमार रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और जिलों से, कुछ और जगहों से हादसों की खबरें आई हैं। कई जगहों पर रफ्तार का कहर और कई जगहों पर हादसे का कारण कुछ और, लेकिन सड़कों पर रफ्तार काल बन रही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पाली, राजसमंद, नागौर, दौसा और उदयपुर में देखिए, उदयपुर में कार और बाइक की टक्कर हुई। एक बेकाबू पिकअप पलटी दौसा में। नागौर की बात करें तो यहां पर एक बाइक पर ट्रक पलट गया। बस और ट्रॉले की टक्कर पाली में और राजसमंद में रोडवेज और ट्रेवल्स बस की टक्कर देखने को मिली। इन हादसों में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई लोग हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स लगातार उनको मॉनिटर कर रहे हैं। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।